पहला सवाल, it was found that it was found that 0.1 molar solution of it was found that 0.1 molar solution of 3 salt 0.1 molar solution of 3 salts, कौन कौन से 3 salt हैं? NaX, NaY and NaZ have pH is equal to 7, 9, 1 respectively. Arrange. हाँ, क्या लेके आया? बैग लेके आ गया। देखो भाई, चेक करो किसका बैग लेके आ गया। बैग चेक कीजिए, अपना ही बैग है ना। 7 respectively. Arrange the acid HX, HY, HZ in their acidic strength. दूसरा सवाल, calculate KH, H and pH of 0.25 molar NaCN. K value of HCN is given 4.8 into 10 to the power minus 10. Calculate KH, H and pH of 10 to the power minus 2 molar NH4Cl. Kb of ammonia 1.8 into 10 to the power minus 5. Calculate the pH of 0.1 molar barium acetate K for acetic acid 1.8 into 10 to the power minus 5. Calculate the degree of hydrolysis of salt of aniline and acetic acid in 0.1 molar solution K acetic acid का 1.8 into 10 to the power minus 5 kb aniline का kb 4.6 into 10 to the power minus 10. Last सवाल, calculate the concentration of carbonate H2CO3 H plus HCO3 minus in 0.1 molar solution of sodium bicarbonate. For H2CO3, K1 value is given 10 to the power minus 7, K2 is given 10 to the power minus 11. सॉल्व कीजिए। Calculate the concentration of carbonate.
स्ट्रेंथ का ऑर्डर एच एक्स ग्रेटर देन एच वाई ग्रेटर देन एच जेड। खैर इतना समझ में आ रहा कि ये तीनों वीक एसिड और ये तीनों सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। क्लियर है ये चीज? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड में पीएच का एक्सप्रेशन क्या होता है? हाफ pKw प्लस pKa प्लस log टू द बेस 10 C। अब इस एक्सप्रेशन में pKw कांस्टेंट है, तीनों सॉल्ट का कंसंट्रेशन बराबर है कांस्टेंट, तो पीएच किस पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा? K पे। जिसका पीएच सबसे कम उसका pKa सबसे कम, जिसका pH सबसे कम उसका pKa सबसे कम, और जिसका pKa सबसे कम उसका K सबसे ज्यादा। समझ में आ रहा है? जिसका pKa सबसे कम है उसका K सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि pKa क्या है? माइनस log टू द बेस 10। तो जिसका pH सबसे कम उसका pKa सबसे कम और उसका K सबसे ज्यादा, और K सबसे ज्यादा माने एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गया? सबसे ज्यादा। तो HX ग्रेटर देन HY ग्रेटर देन HZ। जिसका pH सबसे ज्यादा उसका pK सबसे ज्यादा, K सबसे कम, एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम, इसलिए ये ऑर्डर हुआ। अगला सवाल, अप्रोक्सीमेट आंसर। कैलकुलेट KH H pH ऑफ अ 0.25 मोलर NaCN सोल्यूशन। K दे रखा है। NaCN किस टाइप का सॉल्ट है? स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। तो pH तो सीधे सीधे निकालेंगे, pH विल बी इक्वल टू हाफ pKw 14 प्लस pKa कितना? K किसका होता है? जो एसिड बनता है हाइड्रोलिसिस में, K का ये 4.8 इंटू 10 to the power minus 10, तो pK लेंगे तो क्या आएगा? 10 माइनस ऑफ log 4.8 प्लस log C। कितना कॉन्सेंट्रेशन है? 0.25 प्लस log C। तो वो बेसिकली हो जाएगा log 2.4। जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो नहीं, खैर सॉल्व करके हम लोग पीएच निकालेंगे। क्लियर है? पीएच पता चल गया। एच और केएच, केएच का एक्सप्रेशन क्या होता है इस केस में? KW अपॉन K 10 to the power minus 14 डिवाइडेड बाई 4.8 इंटू 10 to the power minus 10। KH निकल गया। H का एक्सप्रेशन क्या होता है? H होता है अंडर रूट ऑफ KH बाई KH निकाली चुके हो, 1 बाई 4.8 इंटू 10 to the power minus 4, और C कितना है? 0.25। आंसर सेम टाइप का अगला सवाल। ये सारे डायरेक्ट सवाल दिए हैं मैंने, थोड़ा दिमाग लगेगा तो उधर लगेगा, थोड़ा अलर्ट रहना है उधर। इधर तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड एनसीईआरटी। केबी ऑफ अमोनिया बोलो या केबी ऑफ NH4OH बोलो, बात बराबर। एक्वस अमोनिया इज NH4OH। ये किस कैटेगरी का सॉल्ट आ गया? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। इस केस में पीएच का एक्सप्रेशन हाफ pKw माइनस pKb माइनस log C होता है, तो पीएच सीधा निकलेगा हाफ pKw 14 माइनस pKb 4.74 माइनस log टू दी बेस 10C माइनस log टू दी बेस 10C आएगा। सॉल्व करके पीएच निकाल ली। KH क्या होता है इस केस में? KW अपॉन
Kb, that is 10 to the power minus 14 divided by 1.8 into 10 to the power minus 5, KH आया। H क्या होगा? फिर से वही अंडर रूट ऑफ KH बाई, तीनों सवाल डायरेक्ट था, फॉर्मूला बेस्ड। क्लियर है सबको? अगला बताओ। फाइंड द पीएच ऑफ 0.1 मोलर बेरियम एसीटेट सोल्यूशन। किस टाइप का सॉल्ट है ये बेरियम एसीटेट? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। तो यहां पर भी पीएच का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? हाफ pKw प्लस pKa प्लस log टू द बेस 10 C, वैल्यू बिठाओ, हाफ 14 प्लस 4.74। हम बोले थे इसका माइनस लॉग याद रखना, 4.74 होता है। अब यहां क्या बिठाएं? log टू द बेस 10 C कितना बिठाएं यहां पर? 0.1 की 0.2 की 0.3। तो ये C किसका कंसंट्रेशन होता है? उस आयन का होता है जिसका हाइड्रोलिसिस हो रहा हो। तो 0.1 मोलर बेरियम एसीटेट जब ब्रेक करेगा तो 2 मोल देगा एसीटेट, तो 0.1 विल गिव 0.2। तो ध्यान रखना यहां पर लिखेंगे 0.2, यही इंपॉर्टेंट चीज था इस सवाल में। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट ऑफ अनिलीन एंड एसिटिक एसिड, किस टाइप का सॉल्ट होगा ये? किस टाइप का सॉल्ट होगा ये? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। उसमें डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का एक्सप्रेशन क्या आता है? H इज अंडर रूट KH आता है, या अंडर रूट KW बाई K इंटू KB आता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या बात हो गया? इंपॉर्टेंट ये बात हो गया कि जब हम लोग इस पे वैल्यू बिठाएंगे 10 पावर माइनस 14, K बिठा दिए 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, KB बिठा दिए 4.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। जरा ऑब्जर्व करो, ये H आएगा ग्रेटर देन 1, विच इज नॉट पॉसिबल। H तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जैसे होता है। अल्फा इज ऑलवेज लेस देन 1, H विल बी ऑलवेज लेस देन 1, बट हियर H विल कम ग्रेटर देन 1। कहां गड़बड़ हो रहा है? तो गड़बड़ ये हो रहा है कि हम लोग जितना डेरिवेशन किए हैं वो सब H को वेरी वेरी मच लेस देन 1 मानते हुए किए हैं। ये भी H को वेरी वेरी मच लेस देन 1 मानते हुए किया गया है। तो ग्रेटर देन 1 आ गया तो वही डाउट करना, हो सकता है कि H1 का नेग्लिजिबल ना हो। तो खैर इस केस में आपको याद होगा, आया था एक्सप्रेशन C² H² इंटू 1 माइनस H का होल स्क्वायर, ये आया था KH के बराबर, जिसमें C² कट गया था और हम लोग लिखे थे H/1 माइनस H विल बी इक्वल टू रूट ऑफ KH, और ये H हटा दिए थे 1 के सामने से, ये H हटा दिया गया था 1 के सामने से। लेकिन अब मत हटाओ, इसी को सॉल्व करो। समझ में आ रहा है? तो H/1 माइनस ऑफ H विल बी इक्वल टू अंडर रूट KH, जो आ गया वैल्यू KW अपॉन K इंटू KB। जब इसको सॉल्व करोगे ना बेटा, तब आएगा H का वैल्यू नियरली 53%, माने वैल्यू आता है 0.53। अब तुम खुद सोचो 0.53 क्या नेग्लिजिबल वैल्यू है 1 के सामने? नो सर। देयरफॉर द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इन दिस केस इज 53%। is taken 0.1 मोलर सोडियम बाइकार्बोनेट अगर लिया जाएगा, तुरंत ये ब्रेक करेगा HCO3 माइनस और Na प्लस में 0.1 मोलर मिलेगा। इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में एसिड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, एसिड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, इसका pH क्या होगा? pK1 प्लस pK2 बाई 2, सीधे 11 प्लस 7 डिवाइड बाई 2 9।
समझ में आ रहा है? लेकिन फिर भी हमको अलग अलग स्पीशीज का कंसंट्रेशन बताना है तो मुझे रिएक्शन लिखना पड़ेगा। तो जैसे ही बाइकार्बोनेट आया तो बाइकार्बोनेट के साथ क्या क्या हो सकता है? तो बाइकार्बोनेट वाटर में आते ही हो सकता है कि इसका हाइड्रोलिसिस हो जाए, वाटर से H+ गेन कर ले। समझ में आ रहा? तो इसका KH KW अपॉन क्या लिखते? KH इज KW अपॉन KA। और इसका KA कौन सा? K1 की K2? कौन सा स्टेप में H+ देता है ये? पहला स्टेप में KW अपॉन K1 वैल्यू कितना आएगा? डिवाइड कर 10⁻⁻7 ही आएगा। 10⁻⁻14 डिवाइड बाय 10⁻⁻7 इज 10⁻�7। ठीक। उसके बाद ये HCO3 माइनस क्या कर सकता है? तो ये वाटर में आते ही एसिड की तरह बिहेव कर सकता है। हो सकता है H+ दे दे, और अगर H+ दे दिया तो बन जाएगा H3O+ और बन जाएगा कार्बोनेट आयन। तो ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। ये कौन सा स्टेप में एसिड की तरह बिहेव करता है? पहला कि दूसरा? दूसरा। इसलिए यहां पर इसका K का वैल्यू क्या आएगा? K2, एंड K2 इज गिवन 10⁻⁻। अरे सॉरी सर। आवाज ऐसा है कि क्या करो, कौन सा हम चिल्ला रहे हैं? मेरे बारे में लोग सोचते ही नहीं है। कोई नहीं। 0.1 मोलर। अरे यहां देखना, 0.1 मोलर, 0.1 माइनस X गिविंग X एंड X। यहां पे तब तक 0.1 माइनस X हो गया होगा। यहां से माइनस ऑफ Y गिविंग Y एंड Y बोल सकते हैं ना? लेकिन अब इसका K का वैल्यू देख 10⁻⁻7, इसका K का वैल्यू 10⁻⁻11। हाइड्रोलिसिस भी नेग्लिजिबल कंसेप्ट होता है। K2 इज वेरी वेरी मच लेस देन K1। K2 इज वेरी वेरी मच लेस देन K1, इसलिए ये स्टेप भी नेग्लिजिबल होगा। तो X और Y तो 0.1 के सामने तो नेग्लिजिबल होगा ही होगा। पहला आंसर कि बाइकार्बोनेट का कंसंट्रेशन कितना? तो बाइकार्बोनेट का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे लगभग 0.1 मोलर ही रह गया। यह बात समझ में आ रहा है? लगभग 0.1 मोलर ही रह गया। अब करो, x² अपॉन 0.1 इज 10⁻⁻7। सो x विल कम 10⁻⁻4, 10⁻⁻4। यहां पर भी 10⁻⁻4। अगर OH माइनस 10⁻⁻4 अगर बोल दिए तो y कितना होना चाहिए? 10⁻⁻⁻। नहीं, ऐसे नहीं। वाटर का इफेक्ट भी आएगा? नहीं, वाटर का इफेक्ट हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे इसमें। खैर ऐसे नहीं निकालेंगे इसको, अभी रहने दो। X और X, यहां Y और Y। हम लोग सबसे पहले बताएंगे pH क्या है। pH विल बी इक्वल टू pK1 प्लस pK2 बाई 2। pK1 प्लस pK2 बाई 2 कितना आएगा? 7 प्लस 11 18, 18 बाई 2 दैट इज, सो pH इज 9। सो H+ का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम विल कम 10⁻⁻9। सो OH माइनस का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम विल बी 10⁻⁻5, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लीकेशन 10⁻⁻14। तो हम लोग यहां पर बिठाएंगे इसे 10⁻⁻5 और ये बिठेगा 10⁻⁻9। अब दोनों का इंडिविजुअल वैल्यू निकाल। हम यहां पे एक चीज प्रूफ करना चाह रहे हैं, जो मैंने डेरिवेशन में अज्यूम किया था वो आपको क्लियरली इस न्यूमेरिकल में दिखेगा। अब निकालो ये H2CO3 का कंसंट्रेशन कितना आएगा? 10⁻⁻5 इंटू X डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? ये 10⁻⁻4 और 10⁻⁻3। X का वैल्यू क्या आएगा? 10⁻⁻3। सबको समझ में आ रहा है? और इसका वैल्यू निकाल 10⁻⁻9,
इंटू वाई डिवाइडेड बाई 0.1 इज इक्वल टू 10 to the power -11. वाई कितना आ रहा है? 10 to the power -12 डिवाइडेड बाई 10 to the power -9 विच इज 10 to the power -3. तो ये भी 10 to the power -3. जरा पिछला डेरिवेशन देखो, एसिड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस का डेरिवेशन देखो, उसमें हम इन दोनों को बराबर मानते हुए काट दिए थे. H2CO3 और कार्बोनेट को देखो काट कर निकाला गया है H² इज इक्वल टू √K1 K2. H² इज इक्वल टू √K1 K2 और दोनों तरफ माइनस लॉग लेने से आता है pH इज इक्वल टू PK1 प्लस PK2/2. यहां पे दोनों का कॉन्सेंट्रेशन 10 to the power -3 10 to the power -3 ईच. तो हर स्पीशीज का कॉन्सेंट्रेशन निकल गया. क्लियर है? क्योंकि H+ और ऑक्सीजन दिस इज ऑल्सो फिक्स्ड. अगर ये हम बोल दिए 10 to the power -9 तो ये भी फिक्स हो गया ना. यहां से Y निकालेंगे तो गलत आएगा ना. H+ और OH- तो आपस में डिपेंडेंट क्वांटिटी है. हाँ सर, 10 to the power हाँ. तो द सोल्यूशन कैन बी हाईली बेसिक ऑल्सो ना. वो सिर्फ एसिडिक सोल्यूशन के लिए. बेसिक सोल्यूशन में क्या कंडीशन आ जाएगा? व्हेन OH- इज ग्रेटर देन 10 to the power -6. दिस इज अ बेसिक सोल्यूशन. हम बोलेंगे यहां पे OH- इज ग्रेटर देन 10 to the power -6 so no water contribution has to be taken. जनरली ऐसे केसेस में वाटर कंट्रीब्यूशन नहीं लेते क्योंकि सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. जो तुम चीज सॉल्व नहीं कर सकते वो कभी आएगा ही नहीं. वाटर का कंट्रीब्यूशन ओनली वीक मोनोप्रोटिक एसिड, वीक मोनो एसिडिक बेसेस में. जितना पढ़ा दिए उतना ही. अब कहीं भी वाटर का कंट्रीब्यूशन नहीं आने वाला है. क्लियर है ये सवाल? इधर अब कर दें. अगला कैटेगरी कितना नंबर कैटेगरी है सॉल्ट का? 6. एसिड सॉल्ट ऑफ वीक बेस. इससे पहले पढ़े थे एसिड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस. हाँ, इससे पहले पढ़े थे एसिड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस जिसमें आया था pH का एक्सप्रेशन PK1 प्लस PK2/2. और ये समझ में आया तो सबको कि कब K2 और K3 इस्तेमाल करेंगे. हम लोग को ये चेक करना होता है कि कौन से स्टेप में वो आयन बनता है और कौन से स्टेप में वो आयन H+ देता है. एसिड सॉल्ट ऑफ वीक बेस जैसे फॉर एग्जांपल NH4HS अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड. तो HS होने के कारण ये एसिड सॉल्ट है. HS का पैरेंट एसिड कौन है? H2S जिसका K1 K2 होगा. और अमोनियम का ये सॉल्ट है तो अमोनियम कैसा बेस होगा? अमोनियम कौन से बेस से आया है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस. NH4 होल ट्वाइस HPO4 या NH4 H2PO4 अमोनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट. अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट इट कैन बी NH4 HCO3 अमोनियम बाइकार्बोनेट. ये सारे सॉल्ट किस कैटेगरी के? एसिड सॉल्ट ऑफ वीक बेस. अब देखो इन जनरल हम मानकर चल रहे हैं लेट द सॉल्ट इज BHA टाइप. C मोलर ब्रेक किया B+ और HA-1 में. C और C. B का पैरेंट एसिड कौन है? BOH है जिसका K भी दिया हुआ होगा. और HA का पैरेंट एसिड कौन है? H2 है जिसका K1 और K2 दिया हुआ होगा. हम जनरल मान के चल रहे हैं. अगर मैं इसको बेसिकली कौन सा कैटेगरी का सॉल्ट मानूं तो मैं बोल सकता है इट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस. वीक एसिड वीक बेस का ही तो सॉल्ट है इन जनरल. जो हम लोग निकाले थे अमोनियम एसीटेट का, जिसमें हम लोग क्या असम्पशन लिए थे कि कटायन और अनायन दोनों का डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बराबर.
या इक्विलिब्रियम पे कटायन और अनायन का दोनों का कंसंट्रेशन बराबर, ये मानते हुए डिराइव किए थे पिछले क्लास में। ये भी बेसिकली उसी कैटेगरी का है। हम अब रिएक्शन लिखने जा रहे हैं। जैसे ही ये दोनों सीसी मोलर अगर वाटर में आएगा तो कौन कौन से रिएक्शन होंगे? B प्लस वाटर के साथ शो करेगा हाइड्रोलिसिस, ये बन जाएगा BOH प्लस H प्लस, और इसका KH डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या बोलेंगे? KW अपॉन KB। B प्लस भी वीक है और HA माइनस भी वीक है, तो दोनों का हाइड्रोलिसिस भी होगा, है कि नहीं? तो B प्लस का हाइड्रोलिसिस लिख दिए, और साथ ही साथ हम ये भी लिख दिए इट विल बी इक्वल टू BOH का कंसंट्रेशन H प्लस का कंसंट्रेशन अपॉन B प्लस का कंसंट्रेशन। सिमिलरली HA माइनस प्लस ऑफ वाटर, HA माइनस का भी हाइड्रोलिसिस होगा। HA माइनस H प्लस लिया वाटर से तो क्या बन जाएगा? H2A प्लस क्या जनरेट किया? OH माइनस, इसका KH किसके बराबर? KW अपॉन KA, लेकिन इसका K कौन सा वैल्यू? K1 की K2, K1, and that will be equal to H2A का कंसंट्रेशन into OH माइनस का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय HA माइनस का कंसंट्रेशन। और तीसरा चीज हो सकता है ये HA माइनस एसिड की तरह बिहेव करे और बना ले H3O प्लस प्लस ऑफ A2 माइनस, इसका क्या बोलते? K2। सेकेंड स्टेप में H प्लस देता है K2, दैट विल बी इक्वल टू H प्लस का कंसंट्रेशन A2 माइनस का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय HA माइनस का कंसंट्रेशन। ये तीन इंपॉर्टेंट रिएक्शन इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेगा, साथ में वाटर भी रहेगा KW मेंटेन करता हुआ, होगा ना? ओके, अब देखो हम लोग लगाएंगे मास बैलेंस, मास बैलेंसिंग। तब यहां पर दो दो एटम मेरे को दिख रहा है क्लियरली, B और A, B और A। मास बैलेंस इक्वेशन सबसे पहले B के ऊपर लगा रहे, ध्यान देना। B प्लस नॉट विल बी इक्वल टू, B प्लस नॉट विल बी इक्वल टू B प्लस विच इज प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम प्लस BOH विच इज प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। और B प्लस नॉट किसके बराबर है? B प्लस का मैक्सिमम वैल्यू कितना आया है? C। HA माइनस का मैक्सिमम वैल्यू भी C। अब हम लगा रहे हैं A के ऊपर मास बैलेंस। A कहां से आया था? HA माइनस नॉट विल बी इक्वल टू HA माइनस एट इक्विलिब्रियम प्लस H2A फॉर्म्ड एट इक्विलिब्रियम प्लस A2 माइनस एट इक्विलिब्रियम, और ये भी किसके बराबर है? क्लियर? फर्स्ट इक्वेशन C विल बी इक्वल टू B प्लस एट इक्विलिब्रियम प्लस BOH निकालो यहां से, क्या लिखेंगे? KW अपॉन KB इंटू B प्लस एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय H प्लस, B प्लस कॉमन ले ले, B प्लस कॉमन ले ले तो क्या आ जाएगा? C डिवाइडेड बाय 1 प्लस KW अपॉन KB H प्लस। क्या कर रहे समझ में आ रहा? B पे हम लोग मास बैलेंस लगाए, कैपिटल A पे हम लोग मास बैलेंस लगाए, और मैं कोशिश किया कि B प्लस एट इक्विलिब्रियम पता चल जाए। ठीक है, B प्लस एट इक्विलिब्रियम, यही B प्लस आया था, तो B प्लस इक्विलिब्रियम पे भी तो बचा होगा यार। HA माइनस आया था, HA माइनस भी तो इक्विलिब्रियम पे कुछ बचा है। अब मेरा कोशिश रहेगा HA माइनस एट इक्विलिब्रियम निकालने का। कौन सा इक्वेशन का मदद से? इससे अगेन C इज इक्वल टू HA माइनस एट इक्विलिब्रियम प्लस H2A। देखो H2A कहां है? यहां पर है, निकालो H2A किसके बराबर आएगा? KW अपॉन K1 इंटू HA माइनस डिवाइडेड बाय
OH माइनस लिख सकते अगेन, प्लस A2 माइनस, A2 माइनस यहां पर है, A2 माइनस क्या आएगा, K2 इंटू HA माइनस डिवाइडेड बाई H प्लस। अब यहां से हम लोग HA माइनस कॉमन लेंगे, HA माइनस कॉमन लिए और एक्सप्रेशन निकाले। कॉमन ले लोगे तो C डिवाइडेड बाई, जरा बोलते जाओ, 1 प्लस KW बाई OH क्या होता है, H प्लस, KW बाई OH इज H प्लस, तो हम लिख दिए H प्लस अपॉन K1 प्लस K2 अपॉन, निकल गया ना HA माइनस और B प्लस, कॉपी बाद में करना। B पे मास बैलेंस लगा दिए रिएक्शन लिखने के बाद, A पे लगा दिए मास बैलेंस रिएक्शन लिखने के बाद। हम B प्लस एट इक्विलिब्रियम जानने का कोशिश किए, HA माइनस एट इक्विलिब्रियम जानने का कोशिश किए, दोनों एक्सप्रेशन मेरे सामने तैयार है। अब थोड़ा देर के लिए याद करो, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, वहां क्या एजम्पशन लिए थे कि इक्विलिब्रियम पे कटायन और अनायन का कंसंट्रेशन सेम है। यहां पर भी वही एजम्पशन लेंगे कि B plus concentration at equilibrium is nearly equal to HA minus concentration at equilibrium। और जैसे ये दोनों को बराबर किए तो क्या होगा, C कट जाएगा, 1 1 कट जाएगा, कटेगा, बचेगा क्या, H प्लस अपॉन K1, K2 अपॉन H प्लस, इधर बचेगा, और उधर क्या बचा, KW अपॉन KB इंटू H प्लस, दोनों तरफ H प्लस मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा H प्लस का स्क्वायर अपॉन K1 प्लस K2 इज इक्वल टू KW बाई KB। देयरफॉर H प्लस का स्क्वायर अपॉन K1 विल बी इक्वल टू KW बाई KB माइनस K2। ओके, K1 मल्टीप्लाई कर दो उस तरफ, H प्लस का स्क्वायर K1 KW by KB minus K1 K2। Therefore, in this case, the H plus concentration at equilibrium is root over K1 KW by KB minus of K1 K2। Final answer। Clear? और ये H प्लस का फॉर्मूला आप डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे, डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। सिर्फ हम आप लोग को ये थोड़ा सा फील देने का कोशिश किए कि आखिर हम लोग चार्ज मास बैलेंस पढ़े क्यों है। ध्यान देना, हर इक्वेशन जो मैंने डिराइव किया है अभी तक आयनिक में और आगे जो करेंगे, वो सारे के सारे डेरिवेशन चार्ज और मास बैलेंस से भी किया जा सकता है। अगर आपको साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम नहीं आता है, सीधे चार्ज और मास बैलेंस से ही डिराइव हो जाएगा। जैसे पिछले केस में हम लोग H प्लस निकाले रूट ओवर K1 K2, वो भी चार्ज मास बैलेंस से आता है, लेकिन हम ज्यादा डील नहीं किए, सिर्फ इसमें एक बता रहे हैं। कॉपी करो ये क्लियरली। हाँ बोलिए, कौन सा ये? अंडर रूट K1 KW अपॉन KB माइनस K1 K2। सीधे फॉर्मूला याद रखिएगा, एसिड सॉल्ट ऑफ वीक बेस, एसिड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, रूट ओवर K1 K2।
हम लोग NaHCO3 का pH कितना लिखेंगे? NaHCO3 का pH का एक्सप्रेशन कितना लिखेंगे? मान ले C मोलर है, C मोलर NaHCO3 का क्या लिखेंगे? pK1 प्लस pK2/2। सबको समझ में आ रहा? एसिड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, पेरेंट एसिड डाइप्रोटिक है, H2CO3 का K1 K2 दिया हुआ होगा, निकाल देंगे। सिमिलरली Na2HPO4 का pH का एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे? Na2HPO4 का pH का एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे? ये भी एसिड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस है। कौन से स्टेप में ये बनता है? H3PO4 जब H+ देने लगेगा तो कौन से स्टेप में ये बनेगा? सेकंड में बनेगा और तीसरे में H+ देगा, तो pK2 प्लस pK3/2। ओके, NaH2PO4 pH विल बी इक्वल टू, ये फर्स्ट स्टेप में बनता है और सेकंड स्टेप में H+ देता है, इसलिए pK1 प्लस pK2/2। अब हम आते हैं सेम वे NH4HS में H+ का एक्सप्रेशन। तो HS इसका तो K भी होगा ही, HS अगर आया तो HS तो H2S का है, उसमें K1 K2 ही होते, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। √of K1 KW अपॉन KB माइनस ऑफ K1 K2। सिमिलरली अगर हम NH4 H2PO4 लिखे, यहां पर भी रूल वही है, आपको एसिड पार्ट को देखना है कि कौन से स्टेप में बनता है और कौन से स्टेप में H+ देता है। H2PO4 माइनस पहले स्टेप में बनता, दूसरे स्टेप में H+ देता, इसलिए एक्सप्रेशन K1 KW अपॉन KB माइनस K1 K2। लेकिन अगर हम लिख दिए NH4 होल ट्वाइस HPO4 का H+ कंसंट्रेशन कितना होगा? समझे? तो अब ये सेकंड में बनता, थर्ड में H+ देता, K2 K3 का इस्तेमाल करना है। जहां K1 है वहां K2 लगा दे, जहां K2 है वहां K3 लगा दे। फॉर्मूला बन जाएगा K2 KW अपॉन KB माइनस K2 K3। कॉपी कर लो ये सारे एग्जाम्पल्स। ये सवाल अभी लिख लो खाली, क्योंकि अभी ये नहीं कर पाओगे। एक कैटेगरी सॉल्ट बचा हुआ है, वो देख लो, उसके बाद वो सवाल को अटेम्प्ट करना। सवाल अभी कॉपी कर लीजिए, लेकिन उसको सॉल्व हम लोग एक कैटेगरी पढ़ने के बाद करेंगे। ये वाला एक्सप्रेशन कॉपी कर लिए सब लोग।
the last category of the salt. Polyvalent ions. Salt containing polyvalent ion. पॉलीवैलेंट आयन मतलब एक ऐसा आयन जिस पे चार्ज 1 से ज्यादा है मैग्नीट्यूड वाइज, जैसे Na प्लस और Cl माइनस या असीटेट आयन, दे आर मोनोवैलेंट आयन, क्योंकि उस पे चार्ज कितना है +1 या -1 का। लेकिन अगर चार्ज +-2 का रहे, +-3 का रहे, सच काइंड ऑफ आयंस आर कॉल्ड पॉलीवैलेंट आयन। जैसे मान लो हम लिखे Na3PO4, मान लो हम लिखे AlCl3, Na3PO4 is made up of Na plus and PO4 3 minus। Na plus तो स्ट्रांग है, उसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन PO4 3 minus का तो पेरेंट वीक है H3PO4, तो PO4 3 minus का भी तो हाइड्रोलिसिस होगा। और PO4 3 minus किस कैटेगरी को बिलोंग करेगा? सॉल्ट ऑफ पॉलीवैलेंट आयन। सिमिलरली AlCl3 ब्रेक किया Al+3 पे और Cl माइनस में, Cl माइनस स्ट्रांग है, कुछ नहीं होगा, लेकिन Al+3 वीक है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वीक था Kb1 Kb2 Kb3 से। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ पॉलीवैलेंट आयन बेसिकली, जैसे मान लो इसका C मोलर, तुरंत ये ब्रेक करेगा 3Na प्लस और PO4 3 माइनस, ये तो मिला 3C, लेकिन ये मिलेगा C, इसका कुछ नहीं होगा। लेकिन हाइड्रोलिसिस किसका होगा? फॉस्फेट आयन का, PO4 3 माइनस प्लस वाटर, हाइड्रोलिसिस शुरू। ध्यान रहे, जिस तरीके से वीक एसिड और वीक बेस अपना H+ या OH- एक एक करके देते हैं, उसी तरीके से पॉलीवैलेंट आयन का चार्ज एक एक करके न्यूट्रलाइज होगा। ये नहीं कि पहले ही स्टेप पे ये 3H+ गेन करके H3PO4 बना दे। पॉलीवैलेंट आयन का चार्ज ऑल्सो गेट न्यूट्रलाइज्ड 1 by 1। जैसे PO4 3 माइनस H2O पहला H+ गेन करेगा, बनेगा HPO4 2 माइनस और रिलीज किया OH माइनस, और इसको बोलेंगे KH1। उसी तरीके से फिर HPO4 2 माइनस जो बना वो H2O के साथ दूसरा H+ गेन करेगा, बनेगा H2PO4 माइनस प्लस ऑफ OH माइनस KH2। और लास्ट स्टेप में H2PO4 माइनस जो है वो तीसरा H+ गेन करके बनेगा H3PO4 प्लस ऑफ OH माइनस। तीनों आयन का बारी बारी से हाइड्रोलिसिस हुआ KH3। अगर किसी पे 2 माइनस का ही चार्ज होता तो 2 ही स्टेप होता, 3 माइनस का चार्ज है तो 3 स्टेप। द पॉलीवैलेंट आयन ऑन हाइड्रोलिसिस, द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज हैपेंस 1 by 1। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज हैपेंस 1 by 1, KH1 KH2 KH3। सिमिलरली मान ले AlCl3 मोलर था, ब्रेक किया Al+3 3Cl माइनस C 3C, इसका कुछ नहीं होगा, ये वीक है, तो Al+3 का होगा हाइड्रोलिसिस। ये वाटर से अब क्या गेन करेगा? एक एक करके OH गेन करेगा। सबसे पहले बनेगा AlOH का 2 प्लस ऑफ H+ KH1, उसके बाद AlOH 2 प्लस अगेन प्लस वाटर, इट विल गेन द सेकेंड OH AlOH2 प्लस ऑफ H+ KH2, और फिर AlOH होल 2 प्लस तीसरा OH गेन करेगा वाटर से, ये बनेगा AlOH का होल थ्राइस प्लस H+, दैट इज KH3। द आयन गेट्स हाइड्रोलाइज्ड 1 by 1। क्लियर? अब बारी है KH का एक्सप्रेशन लिखना। यहां बताओ KH1 किसके बराबर? KW बाई Ka। उसका K जो बनता है, इसका K का वैल्यू क्या बोलेंगे? K1 K2 की K3। कौन सा स्टेप में ये H+ देगा? आखिरी स्टेप में H+ देकर PO4 3 माइनस बनाता है। क्या लिखेंगे यहां?
यहां पे KW अपॉन कौन सा स्टेप में H प्लस देता, सेकेंड K2, और यहां पर KW अपॉन, ठीक है। हमें पता है कि सिंस K3 इज वेरी वेरी मच लेस देन K2 इज वेरी वेरी मच लेस देन K1, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे। तो अगर K3 सबसे छोटा है तो KH1 सबसे, तो अल्टीमेटली देयरफॉर KH3 विल बी वेरी वेरी मच लेस देन KH2 विल बी वेरी वेरी मच लेस देन KH1। समझ में आ रहा? अब हाइड्रोलिसिस इज अ नेग्लिजिबल फिनोमिनन, यस और नो? पहला स्टेप ही हाईली नेग्लिजिबल है, क्योंकि हाइड्रोलिसिस है, पहला स्टेप ही अगर हाईली नेग्लिजिबल अगर है तो दूसरे और तीसरे के बारे में क्या बोलोगे, नहीं के बराबर। और हमेशा हाइड्रोलिसिस का पहला स्टेप ही कंसिडर किया जाता है, और अगर हाइड्रोलिसिस का सिर्फ पहला स्टेप ही कंसिडर कर रहे हो तो मोनोवैलेंट और पॉलीवैलेंट आयन में फर्क ही क्या रहा? योर पॉलीवैलेंट आयन इज ऑल्सो बिहेविंग लाइक मोनोवैलेंट आयन, या फॉस्फेट आयन होता या एसीटेट आयन होता, क्या फर्क पड़ता? समझ में आ रहा बात? समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी देख लो, उसके बाद कॉपी करना। दो स्टेप तो हटा दिए। अगर यहां एसीटेट आयन होता तो यहां क्या लिखते, के लिखते, एसिटिक एसिड का के लिखते, और इस कैटेगरी में पीएच का एक्सप्रेशन आप क्या लिखते, हाफ PKW प्लस PKA प्लस log C, है कि नहीं? अगर एसिटिक एसिड था तो ये लिखे थे, लेकिन अब सोडियम फॉस्फेट अगर आया तो K के बदले क्या आ रहा है, K3, Na3PO4 का पीएच। तो आप क्या करना, भले पॉलीवैलेंट आयन वाला है मान लो सॉल्ट, लेकिन एसिड सॉल्ट नहीं होना चाहिए, ध्यान रहे, ये एसिड सॉल्ट नहीं है, Na3PO4 एसिड सॉल्ट नहीं है। समझ में आ रहा है? तो पहले ही सॉल्ट को कैटेगराइज कर लेना है, कौन सा सॉल्ट है ये, बेसिकली सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है Ka के साथ, है ना? अब देखिए कौन हाइड्रोलाइज कर रहा, फॉस्फेट, 3- अगर है तो K3 आएगा, 2- होता K2 आता, 1- होता Ka आता। समझ में आ रहा है ना बात? क्लियर है? सिमिलरली क्या आप यहां आंसर दे सकते हो सीधे सीधे बिना किसी एक्सप्लेनेशन का? बता, AlCl3 का पीएच कितना? पहले पहचानो सॉल्ट किस कैटेगरी का है, बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में फॉर्मूला क्या होता, PKW माइनस PKB माइनस log C होता है। अब KB के बदले कौन सा लिखा जाए, तो Al+3 है, इसका पहला स्टेप हाइड्रोलिसिस ही लिया जाएगा, और पहले स्टेप में आखिरी स्टेप वाला K वैल्यू आता है। पहला स्टेप हाइड्रोलिसिस में आखिरी स्टेप वाला K वैल्यू आता है। अगर एसिड हुआ तो K3 आ रहा है, और अगर बेस होता तो यहां क्या आएगा, KB3, तो PKB3, क्योंकि यहां KH1 लिखोगे KW अपॉन KB3, यहां KH2 लिखोगे KW अपॉन KB2, और यहां KH लिखोगे KW अपॉन यहां पर भी KB1 इज मच ग्रेटर देन KB3। तो ये सबसे छोटा है तो ये सबसे बड़ा है, लेकिन ये अपने आप में नेग्लिजिबल फिनोमिनन है, तो दूसरा तीसरा को कंसीडर करना पड़ेगा क्या? नहीं। तो चाहे अमोनियम आयन होता या Al+3 है, कोई फर्क पड़ेगा इक्वेशन पे? अमोनियम होता तो KB लिख रहे थे, अगर Al+3 है तो KB3 लिखेंगे, KB1 KB2 क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि पहला स्टेप हाइड्रोलिसिस में एसिड या बेस का लास्ट स्टेप वाला K और KB वैल्यू आता है। समझ में आ रहा? क्लियर है?
ये समझने के बाद सवाल कीजिए सॉल्व। पता नहीं बाहर में क्या है यार, कुछ बाहर से ही बदबू आ रहा है। खोल दो, खिड़की खोल दो। अपना H+ एक एक करके देता है, एक एक करके H+ न्यूट्रलाइज होगा, एक साथ तीनों नहीं। इस रिएक्शन NaH2PO4 अभी भी NaOH हम डाले, इस स्टेप में ये सॉल्ट की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन इस स्टेप में ये एसिड की तरह बिहेव करेगा। देयरफॉर इट इज एसिड सॉल्ट। OH- फिर से एक H+ निकाला यहां से, और ये बन जाएगा Na2HPO4 प्लस ऑफ वाटर। क्लियर? सिमिलरली Na2HPO4 प्लस ऑफ NaOH will form Na3PO4 plus of water, and this reaction has 3 endpoints. समझे? तो H3PO4 अपना H+ एक एक करके देता है। एक और रिएक्शन ध्यान दे, मान ले Na3PO4 में HCl मिला दिए, PO4 3- कोशिश करेगा H+ गेन करने का, लेकिन 3- से वो 2- पे जाएगा, फिर 2- से 1- फिर 1- से 0। ये नहीं कि 3HCl लिख के H3PO4 प्लस 3NaCl, गलत। चार्जेस ऑल्सो गेट्स न्यूट्रलाइज्ड 1 by 1। पहला स्टेप में क्या बनाएंगे देख, Na2HPO4 प्लस NaCl, फिर ये Na2HPO4 प्लस HCl, NaH2PO4। अब HPO4 जो 2- है वो फिर से दूसरा H+ लिया, प्लस NaCl, और उसी तरीके से NaH2PO4 फिर लास्ट मोल H+ लेकर बनाएगा H3PO4 प्लस ऑफ NaCl। तो ध्यान देना कि जो सवाल मैंने वहां बना रखा है वो ऊपर वाले रिएक्शन का है। सेम सवाल मैं इसके लिए भी बना सकता था। क्लियर है ये चीज? चलो बताओ, पहले में pH 3 एंड पॉइंट, कितना मिलीमोल लिया? 10। यहां कितना लिए? 10। 10 और 10 20। 20 और 10 ज्यादा कहीं का। 10 और 10 मिलकर रिएक्ट करके क्या देगा? ये दोनों 0 हो जाएंगे, और ये मिलेगा 10 मिलीमोल। बीकर में क्या बचा है? बीकर में क्या बचा है? NaH2PO4 किस कैटेगरी का सॉल्ट है? एसिड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। क्या होता है pH का एक्सप्रेशन? तो इस केस में pH कितना आएगा? pK1 प्लस pK2 बाई आंसर। समझ में आ रहा? पहला 10 मिलीमोल को 10 मिलीमोल के साथ ले लिए, कंप्लीट रिएक्शन हो गया, 10 मिलीमोल सॉल्ट बना। कौन सा सॉल्ट? फर्स्ट स्टेप वाला। क्लियर?
बीकर में क्या बचा है लास्ट में फाइनली NaH2PO4। तो यार उस सोल्यूशन का पीएच क्या होगा? एसिड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। सीधे हाइड्रोलिसिस का कंसेप्ट लगाया, आंसर निकाले। क्लियर? दूसरा 10 में मिला दिए 20 10 में मिला 20। एक मिनट रुको, तो 10 तो इसके 10 के साथ रिएक्ट कर गया, ये 10 बना। दूसरा स्टेप के लिए 10 तैयार है और 10 इसका बचा है। अब समझ में आया? 30 40। 10 के साथ अगर 20 ले लिए तो 10 के साथ रिएक्ट करके पहला स्टेप का सॉल्ट बना लिया, लेकिन अभी भी वो सॉल्ट के साथ 10 मिलीमोल NaOH बचा है ना। दूसरा स्टेप भी कंप्लीट, 0 0 10 मिलीमोल। अब बीकर में क्या बचा है? Na2HPO4। और उस केस में पीएच क्या होता है? पीएच विल बी इक्वल टू pK2 प्लस pK3/2। सबको समझ में आ रहा है क्या चल रहा? यस सर। तीसरा 10 में मिला है 30 40, लेकिन हर बार देख रिजल्ट आ रहा 10 में 10 मिलाए थे तब भी 10 में 20 मिला दिए तब भी 10 में 30 मिलाएंगे तो। इसलिए गणित हर जगह नहीं लगाया जाता है। गणित लगाना समझाए थे ना? नहीं समझाए थे? गणित लगाना किसे कहते हैं? केमिस्ट्री में गणित लगाना। जैसे हिंदी में कहावत पढ़े हो, 9 2 11 होना। तो 9 2 11 होना मतलब क्या? भाग जाना। अब इसमें क्या है कि बच्चे गणित अगर लगा दें, सर इसको 2 9 11 होना बोलेंगे तो कुछ गलत है क्या? 2 9 11 होना, अब 2 9 11 होना का मतलब क्या है? कुछ नहीं, लेकिन बच्चा तो सही बोल रहा गणित लगा के। इसी को बोलते हैं गणित लगाना। तो हर जगह गणित नहीं लगता। क्या 10 में 30, 10 के साथ रिएक्ट करके ये 10 बना दिया, फिर 10 के साथ रिएक्ट करके ये 10 बनाया, तो 10 और 10 लास्ट में बचा हुआ है। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके 10 मिलीमोल बनाया Na3PO4। फाइनली तीसरे केस में बीकर में क्या बचा है? 10 मिलीमोल ऑफ Na3PO4। और वॉल्यूम क्या हो चुका है अब तक? तो चूंकि हम लोग 100 में 300 मिलाए थे, तो 400 ml सोल्यूशन है। टेल द पीएच। अब ये कौन सा सॉल्ट आ गया? क्या ये एसिड सॉल्ट है? नहीं, इट इज अ सॉल्ट ऑफ पॉलीवेलेंट आयन। पॉलीवेलेंट आयन, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? पीएच इज इक्वल टू हाफ pKw प्लस pKa प्लस log टू दी बेस 10 C। ये बेसिक फॉर्मूला होता, लेकिन इसमें हाइड्रोलिसिस किसका होगा? PO4 3 माइनस। पहला स्टेप में आखिरी स्टेप का यहां आएगा K3, लेकिन C का वैल्यू 10 आएगा, ये 6 आएगा। यहां 10/400 आएगा। मिलीमोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml, मोलैरिटी। समझ में आ रहा? अगला 4th बिट 10 मिलीमोल 40 मिलीमोल। तो ठीक है, 10 में 30 का इस्तेमाल करेगा तो यहां तक रिएक्शन पहुंच चुका है, लेकिन साथ में 10 मिलीमोल NaOH भी बचा हुआ है। हाइड्रोलिसिस इज अ नेग्लिजिबल फिनोमिनन। हाइड्रोलिसिस के साथ अगर कोई फिनोमिनन हो जाता है, कोई भी, तो हाइड्रोलिसिस हमेशा नेग्लेक्ट कर देते। जब सिर्फ हाइड्रोलिसिस हो रहा हो सॉल्ट का, तभी हाइड्रोलिसिस कंसिडर किया जाता है। सॉल्ट के साथ एसिड,
सॉल्ट के साथ कोई बेस, हाइड्रोलिसिस इज नेवर कंसिडर्ड। यहां पर भले ही Na3PO4 और NaOH का मिक्सचर मिल गया, Na3PO4 को भूल जाओ, सवाल को करो NaOH के अनुसार। 10 मिलीमोल NaOH कितने वॉल्यूम में? 500। तो NaOH का कंसंट्रेशन कितना हो गया? C कितना हो गया NaOH का? 10/500, 1/50, 0.02। Clear? And this will become OH minus concentration. POH will become 1.7. Therefore, pH will become 14 minus 1.7. That is 12.3. pH is 12.3 आंसर। सवाल क्लियर है? क्लियर है? और आप अच्छे से समझ सकते हैं कि यही सवाल फिर वो Na3PO4 और HCl पे भी दोहराया जा सकता था। आगे हेडिंग लिखो, बफर सॉल्यूशन, बफर मिक्सचर। क्या डेफिनेशन लिख ले, डेफिनेशन। हाँ, किसी को डाउट? क्या माइनस लॉग टू द बेस 10 लेने आता है? बफर मिक्सचर, that mixture which has a very high tendency, that mixture which has a very high tendency to resist the pH change, that mixture which has a high tendency, that mixture which has a very high tendency to resist the pH change, resist the pH change upon addition of a very small quantity, upon addition of a very small quantity, upon addition of a very small quantity of strong acid or strong base. That mixture which has a very high tendency to resist the pH change upon addition of very small quantity of strong acid or strong base is called buffer solution. It's called buffer mixture. देखो, अरे शांत रहो यार। जैसे फॉर वेरी कॉमन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ह्यूमन ब्लड और ब्लड इज अ बफर। बफर होता है ब्लड, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। बेसिक बफर होता है अपना ब्लड। हम लोग कितना चीज खाते पीते हैं, लेकिन हमेशा पीएच जो होता है ब्लड का कांस्टेंट होता है, दैट इज 7.2 ऑलवेज। समझ में आ रहा? इट हैज अ टेंडेंसी टू रेजिस्ट द पीएच। देखो, बफर समझने के पहले एक चीज पहले तुम इसका फील लो कि आखिर ये पीएच चेंज का क्या बात कर रहा है। जैसे ये सिंपल वाटर, वाटर का पीएच होता है एग्जैक्टली 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, पता नहीं आप लोग लैब में ये चीज ऑब्जर्व किए हो कि नहीं कभी 10th 11th में, लेकिन हम आपको अपना ऑब्जर्वेशन बता दे रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि बफर क्या चीज है। इस बीकर में थोड़ा सा वाटर रखा हुआ है, पीएच कितना है? 7। सिर्फ इसमें 2 या 3 ड्रॉप HCl मिला दो, ज्यादा नहीं। पिपेट या ब्यूरेट से 2 या 3 ड्रॉप, 2 ड्रॉप बहुत है, 3 ड्रॉप अगर मिला दिए, जैसे ही HCl जाता है ये 2-3 ड्रॉप
पीएच सीधे आ जाता है 1 और 2 के बीच में। इतना जंप हम लोग पीएच का ऑब्जर्व करते हैं। 7 से सीधे कहा गया 1 या 2 पे। पीएच का चेंज कितने का हो गया? 5 या 6 का। 2-3 ड्रॉप HCl काफी है इतना पीएच चेंज लाने में। उस वाटर में पीएच कितना था? 7 था। 2-3 ड्रॉप HCl मिलाते ही पीएच कहां भाग गया? 1 के आसपास। सिमिलरली अगर ये सिंपली वाटर था जिसका पीएच था 7, इसमें अगर आप 2-3 ड्रॉप कॉन्सेंट्रेटेड NaOH मिला दो, सडनली इसका पीएच पहुंचता 12 के आसपास। ये प्रैक्टिकली हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। बहुत थोड़ा क्वांटिटी एसिड स्ट्रांग, बहुत थोड़ा क्वांटिटी बेस स्ट्रांग सफिशिएंट होता है पीएच में 5 या 6 का चेंज लाने के लिए। ऐसा पाया जाता है। यही 2-3 ड्रॉप अगर हम लोग बफर में मिलाएंगे, यही 2-3 ड्रॉप अगर बफर में गया, चाहे HCl गया या OH- गया, NaOH गया, pH will remain nearly constant। बहुत कम क्वांटिटी में मिलाने की बात हो रही है। अगर हम एक बफर में बहुत ज्यादा HCl मिला दें या बहुत ज्यादा NaOH मिला दें तो उसमें pH में चेंज आएगा, बहुत ज्यादा चेंज आएगा। हो सकता है बफर ही ना रहे थोड़ी देर के बाद। डेल्टा क्वांटिटी से एसिड या डेल्टा क्वांटिटी से बेस डालने पे पीएच में कोई फर्क नहीं। अगर इस बफर का पीएच 5 था, एसिड या बेस डालने से ज्यादा से ज्यादा 4.9 या ज्यादा से ज्यादा 5.1, कभी भी 5-6 से पीएच भागता हुआ कोई भी बफर में आपको नजर नहीं आएगा। इसलिए हम लोग इसका अलग से पढ़ाई कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये पीएच का चेंज अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे।